नमस्कार मित्रों। आइए आज सुनते हैं शिवानी जी की कहानी के। इस के का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी जरा लंबी होने के कारण इसे मैं दो भाग में प्रस्तुत करूंगी। आइए सुनते हैं इसका पहला भाग। क्यों आपकी माताजी चली गई? फिर वही बेतुका प्रश्न। झुंझलाकर शेखर ने हाथ की पुस्तक पटक दी और उठ खड़ा हुआ। इधर उधर संधानी दृष्टि का घेरा डालने पर भी कोई नहीं दिखा। चाहता तो वह अभी ही दीवार फांद उस रहस्यमयी प्रश्नकर्ती को खींचकर बाहर ला सकता था, पर वह संत स्वभाव का मकान मालिक जानता था कि उसके मकान के दूसरे भाग में 5 प्रौढ़ा संसार त्यागी विधवाओं की राम मंडली रहती थी। स्त्रियों के बीच वह कैसे जाता? पर निश्चय ही प्रश्न उन 5 में से एक के कंठ का भी नहीं था। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपनी राम राम लिखी आइसक्रीम की सी साड़ी को ठेलती, संगम की ओर निकल पड़ती और दिन डूबे लौटती थीं। तब यह कौन थी? एक बार उन 5 ने अपने गुरुदेव के आगमन के उपलक्ष्य में विराट भंडारे का आयोजन किया था और प्रसादी कुछ अधिक मात्रा में खा जाने पर 5 को एक साथ हैजा हो गया। उसकी पत्नी के ही उन 5 को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले गई थी। कैसे मर्दाने चेहरे थे उनके, और कैसा रूखा कंठ स्वर। यह मीठी हंसी निश्चय ही उनके गलों की नहीं थी। 4 दिन से जैसे ही वह के को अस्पताल पहुंचाकर लौटता और पढ़ने बैठता, फिर वही प्रश्न, माताजी चली गई? एक दिन तो उसने उचक्कर दीवार से झांक ही दिया। राम मंडली के दालान में एक लंबी रस्सी तनी थी। उस पर कई रामनामी साड़ियां सूख रही थी। एक और एक चमचमाता पीतल का कलश धरा था और एक मचिया पर कुछ मिर्चें सूख रही थीं। आसपास कहीं कोई नहीं था। आज वह निश्चय ही कैसे कहेगा। पत्नी कमला को वह इसी नाम से पुकारता। के आती ही होगी। वह पुस्तक लेकर भीतर आ गया। उसके कमरे में पहुंचते ही उसकी के तीव्र आंधी के झोंके की भांति आ गई। यह हमेशा ऐसे ही आती थी। द्वार भड़बड़ाती, कुर्सियां धकेलती, वह हाथ का आला झुलाती हाँफ रही थी। ओ शेखर, बस 10 मिनट निकाल कर आई हूं, भूख के मारे आंतें कुलबुला रही हैं। वह जोर से कुर्सी पर धम्म से बैठ गई और उसने ऐसा प्रश्न पूछा जो प्रायः पति अपनी पत्नी से पूछता है। क्या क्या है खाने में आज? सब तुम्हारी पसंद का है कि अरहर की दाल, भुर्ता, खड़े मसाले का सालन और रायता। चावल? चावल नहीं बनवाया शेखर? अपनी मांसल बाहुओं का त्रिकोण बनाकर के ने नन्ही मुंह लगी बालिका की भांति अपने गप्पू से गाल फुला लिए। तुम डॉक्टरनी होकर भी भूल जाती हो कि चावल तुम्हारे लिए जहर है। इंसुलिन लिया या नहीं? के ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों रूठती हो डार्लिंग? शेखर ने अपनी प्रणय भीनी मुस्कुराहट से उसे मनाने की चेष्टा की। तुम्हारे लिए तो हमने भी चावल छोड़ दिया है। ऊपर के रोशनदान से सटी 2 आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थीं। दोनों थाल परस्पर आ गए। शेखर ने अपनी नाजुक उंगलियों से चपाती के नन्हे कौर सालन में ऐसे डुबोकर कुतरे जैसे मुंह में दांत ही ना हो। उधर के अपनी भत्ती चौकोर पहाड़ी भिंडी सी उंगलियों को चाटती चटकारती पूरी चपाती का एक ही निवाला बनाकर ठूंसती जा रही थी। हर कौर के साथ उसका अनर्गल प्रलाप चालू था। छेदी सालन खूब बनाता है पट्टा। आज शाम को कोफ्ते बनवाना शेखर, पर देखते रहना, नहीं तो आधा घी साफ कर देगा। आखिर है तो जात का नाई। वैसे भी अच्छा खानसामा हमेशा चोर होता है। इतनी बात गांठ बांध लो शेखर। ईमानदार नौकर कभी अच्छा खाना नहीं बना सकता। अगर आज शाम को कोई बच्चा जनने ना आ धमकी तो पिक्चर चलेंगे डार्लिंग। फटाफट 15 चपातियां भकोस 3 विलंबित लय की डकारें ले के उठ खड़ी हुई। शेखर भी नैपकिन से अपनी पतली मूछें पोंछ पत्नी को विदा देने उठ गया। आने से पहले फोन कर देना, तुम्हें चाय तैयार मिलेगी के?
वह मुस्कुराया। तुम्हारे रहते मुझे कौन सी चीज तैयार नहीं मिलती शेखर। सुरसा की भांति खोले वह अपने तरुण पति को विदा चुंबन का ग्रास बनने लपकी तो रोशनदान वाले ने मुंह में रुमाल ठूस लिया। हाय बेचारा, अपनी दादी की हमउम्र पत्नी कहाँ से ढूंढ लाया। ठीक ही कह रही थी मौसी, चांद का टुकड़ा है हमारा पड़ोसी, और ऐसा शरीफ कि 4 साल से रहते हैं, पर मजाल है जो कभी आंख उठाकर देख ले। मन ही मन किशोरी को हंसी आ गई थी। देखता भी क्या बेचारा, देखने लायक चीज हो तो किसी पुरुष की आंखें ना उठें तो मैं टांगों तले छिरक जाऊं। मौसी और उसकी 4 वराधांती सहेलियां भी भला कोई देखने की चीज थी। रात को कोई देख ले तो डर के भाग जाए। मौसी किशोरी की मंजली मौसी थी और राम मंडली की हेड रामनी। अभी 8 दिन पहले यही मौसी अनाथा किशोरी को ठीक विवाह के 7 फेरों के बीच से खींच उसके अभिभावक ताऊ ताई को अपनी लपलपाती जिह्वा के घातक प्रहार से धराशायी कर अपने साथ ले आई थी। इसी पिछले रविवार को किशोरी के कुंवारे मीठे सपनों का सुनहरा प्रासाद भरभरा कर चूर हो गया था। उसकी ससुराल वालों ने धोखा दिया या राम जाने ताऊ की ही मति भ्रष्ट हो गई थी। ठीक फेरों के समय दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मौसी ने उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। आप पर हम अदालती मामला चलाएंगे। किशोरी के मुख्तार ससुर फेन उगलते पुत्र को छोड़ उठ गए थे। अदालत को हम भी खूब समझती हैं। किशोरी के मृत मौसा हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। मिर्गी के रोगी को विवाह की अनुमति अदालत कब से देने लगी। मौसी किशोरी को धड़ल्ले से खींच ले गई। तुम खाओ पियो मौज करो, तुम्हारा इंटर का रिजल्ट निकलते ही हम तुम्हें बोर्डिंग में डाल देंगी, मौसी ने उसे आश्वासन दिया था। मौसी का दल दिन भर कीर्तन करने निकल जाता और वह उस विराट कक्ष में अकेली रह जाती। 2 बड़े-बड़े कमरे थे, न पलंग न कुर्सी न मेज। कुश की शैया में भूमि शयन, न कहानी की पत्रिकाएं न उपन्यास। कल्याण के स्तूपाकार गट्ठर, जरी सलमा सितारे जड़े ओम के बीच में नजरबंद अंगूठा चूसते श्री कृष्ण का एक विशाल तैल चित्र और संग मूसा की चौकी पर धरी गुरुदेव की स्वर्ण पादुका। मौसी उसे ताले में बंद कर जाती थी। देख कैशी, ताक झाक मत करियो, तेरा ससुर बड़ा 420 है, न जाने कहाँ ताक लगाए बैठा रहेगा, इसी से ताला डाल जाती हूँ। पर चंचल किशोरी नए पकड़े गए जंगली तोते की भांति अपने चमचमाते पिंजरे में चोंच मारती रहती। कहाँ सखियों के साथ ही ठीठी अधूरे विवाह की ताजी स्मृति सहसा जगाए और बरबस सुलाए गए सहस्त्र अरमान, और फिर यह वंदिनी का जीवन। वह तो 4-5 दिन से यह नित्य नवीन नाटक मिले जा रहा था। कितना गौर रंग है और कैसा ऊंचा कद, पर मरे को कोई और नहीं मिली जो अपनी दादी को ब्याह लाया। वह भी कैसी बदसूरत, फले फाले गाल, सने से सफेद बाल, उस पर चूमती है, कैसी है बेहया। मौसी उसे पूरी कहानी सुना चुकी थी। डॉक्टरनी के पिता बहुत बड़े जमींदार थे। अपनी कुत्सित पुत्री के लिए वर नहीं जुटा पाए तो डॉक्टरनी बना दिया। ईश्वर भी तो सब ओर से आंखें नहीं मूंदता। रूप से वंचिता किया, पर बुद्धि का कोठा ठसाठस भर दिया। कमला डॉक्टरनी बनकर निकली तो अंगुलियों से अमृत संजीवनी टपकने लगी। नाड़ी धरते ही रोग का निदान कर देती। यह विलक्षणा डॉक्टरनी है। कैसे भी कठिन प्रसव क्यों न हो, वह पल भर में सुलझा देती। पिता की मृत्यु के पश्चात वह मां के भारी गहने, पिता के शेयर और अटर बटर समेत अपनी नई नौकरी का भार संभालने शहर चली आई। अब वह प्रौढ़ हो चली थी। पेशे में सदा से घिसी मंजी अंगुलियां और मंज गई थीं। पर विराट बंगले के एकाकी प्रवास ने उसके मर्दाने चेहरे को और भी रूखा और कठोर बना दिया था। बल्कि कई लोगों का तो कहना था कि उसकी विलक्षण प्रतिभा का राज उसके कठोर स्वभाव और रूखे कंठ में छिपा है। पीड़ा से कराहती जच्चा को वह एक ऐसी धमकी लगाती कि गर्भस्थ शिशु सहम कर भूमि पर आ जाता। ठीक
जैसे विदेशों में अथाह समुद्र की जलराशि के बीच जहाज में यात्रा कर रही इक्की दुक्की जच्चा को बंदूक दाग सहमाकर अनाड़ी खलासी प्रसव करा देते थे और नवजात शिशु का नाम धरा जाता था सन ऑफ अ गन। ऐसे ही यह रौबदार डॉक्टरनी भी अब तक न जाने कितने सन्स ऑफ गन्स को अपने कंठ स्वर की बंदूक दाग कर जन्मा चुकी थी। डॉक्टरनी के मित्रों की संख्या प्रायः नहीं के बराबर थी। एक तो वह पेशे में चतुरा नारी जानती थी कि डॉक्टरी पेशे में अधिक मित्र न बनाना ही बुद्धिमानी है। बिना फीस के मित्रों को देखो, फिर उनके मित्रों को देखो। वह बिना फीस के किसी रोगिणी की नब्ज भी नहीं छूती थी। मंगल को वह घर पर ही मरीज देखती थी। इससे डोली पालकी तांगों इक्कों की एक लंबी कतार दूर तक ऐसे खींची रहती जैसे फाफा महू का बाजार लगा हो। एक दिन वह ऐसी ही एक लंबी कतार को बारी बारी से देख रही थी कि क्यू के अंत में खड़े एक सिर मुंडे से उदास पीले चेहरे के युवक को देखकर वह चौंक गई। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। सदा वह क्यू के क्रम में खड़े व्यक्तियों को बिना क्यू तोड़े उसी क्रम में बुलाया करती थी, पर उस पीड़ित सुंदर चेहरे की अनकही व्यथा ने उसे पिघला दिया। जाओ, उस लड़के से पूछ कर आओ क्या वह मरीज को अपने साथ लाया है, बड़ा घबराया सा लग रहा है, उसने अपनी कंपाउंडर से कहा। घा कंपाउंडरनी चौंकी। आज तक तो कोई कितना ही घबराया क्यों ना हो, मालकिन कभी नहीं पसीजी। उसका कोई बीमार नहीं है सरकार, कहता है आप ही से काम है। डॉक्टरनी की उत्सुकता बढ़ गई। उससे मिलने वाले तो आज तक अपने मरीजों के ही प्रतिनिधि बनकर आते थे। इस छबीले जवान को भला उससे कौन सा काम हो सकता है। डॉक्टरनी ने उसे अपने निजी कमरे में बुलवा भेजा। वास्तव में उस नवयुवक के चेहरे की कमनीय कांति दर्शनीय थी। उसका रंग पांडुरोग की सी पीली कांति लिए था। बेचारा कमजोर लिवर का शिकार होगा। डॉक्टरनी ने मन ही मन उसकी जांच कर ली थी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टरनी ने मुस्कुराकर पूछा। युवक बेहद घबराया लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही एक लिफाफा बढ़ा दिया। मुंशी जी की लिखावट देखकर डॉक्टरनी चौंकी। उसके पिता के मुंशी के हाथों से लिखा गया अनुनयपूर्ण पत्र था। वे एक लंबे अरसे से बीमार हैं, बचने की उम्मीद कम है। शेखर, उनका इकलौता पुत्र, इलाहाबाद में ही किसी आत्मीय के यहाँ कठिन परिस्थितियों में पढ़ रहा है। आज उसी मेधावी पुत्र को वे उसके पास बड़ी आशा से भेज रहे हैं। उनकी मृत्यु आसन्न है। क्या शेखर को उसके चरणों में वे डाल सकते हैं? अपना छोटा भाई ही समझ लेना बेटी, उन्होंने लिखा था। तुम मुंशी जी के बेटे हो? डॉक्टरनी ने चश्मा उतारकर मेज पर धर दिया। जी, युवक ने आंखें झुका लीं। क्या पढ़ रहे हो? जी, इसी वर्ष फिजिक्स से एमएससी का फाइनल दे रहा हूँ। कहाँ रहते हो? अतरसुईया में पिताजी के ताऊ के दामाद हैं, उन्हीं के यहाँ रहता हूँ। ओह, बड़ी दूर की रिश्तेदारी ढूंढी है। आजकल तो अपना दामाद नहीं पूछता, फिर ताऊ का दामाद भला क्या पूछेगा। यहाँ क्यों नहीं चले आते? क्यों, यहाँ आना पसंद करोगे? जी, युवक हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं इस इरादे से नहीं आया था। असल में बात यह है कि पिताजी नहीं रहे। अचानक वह लंब तड़ंग युवक नादान बच्चे की भांति सुबकने लगा। बीच बीच में वह पैंट की जेब में हाथ डाल रुमाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, जिसे शायद वह घर पर ही भूल आया था। डॉक्टरनी ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। वह कृतज्ञता से गदगद हो गया। आपको बहुत मानते थे पिताजी, कहते थे बड़ी शाहदिल हैं, तुम पर कभी विपत्ति आए तो निसंकोच चले जाना। तुम यहीं क्यों नहीं चले आते? उस सुंदर नवयुवक के सम्मुख अपनी शाहदिली का शीघ्र परिचय देने डॉक्टरनी व्याकुल हो उठी थी। इतना बड़ा बंगला है। उसने बड़े गर्व से हाथ फैलाकर अपने बंगले का अहाता दिखाया। मैं तो दिन भर अस्पताल में रहती हूँ। तुम निचला एक पूरा सेट ले सकते हो। आराम से पढ़ना, 2-3 नौकर हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वच्छ बंगले की छटा
मखमली दूध का आमंत्रण और फिर परम स्नेही प्रौढ़ा गृह स्वामिनी के मातृतुल्य आग्रह ने क्षण भर के लिए पाहुने को सदा के लिए बांध दिया। दूसरे ही दिन वह एक रंग उड़ा फूलदार बक्स, ढेर सारे मैले कपड़ों और पुस्तकों की सम्मिलित पोटली लटकाए ससंकोच डॉक्टरनी के बरामदे में खड़ा हो गया। दुर्भाग्य से डॉक्टरनी अस्पताल गई थी। चौकीदार ने उसे चीर कर धर दिया। जिसे देखो वही साला पोटली लटकाए बंगले पर खड़ा है। यह कोई सदर अस्पताल है क्या? जाओ मरीज लेकर वहीं जाओ। इतने में ही डॉक्टरनी आ गई। उसने एक डांट लगाकर चौकीदार को भगा दिया और बड़े आदर यत्न से अभ्यागत को भीतर ले गई। देखो छेदी, उसने सबसे पहले अपने चुस्त नौकर को बुलाकर कहा, ये हमारे मुंशी जी के बेटे हैं, अब यहीं रहेंगे। इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, समझे? हमारे कंसल्टिंग रूम के बगल के दोनों कमरों में इनका सामान लगवा दो। और इस प्रकार शेखर दिन प्रतिदिन कृतज्ञता के प्राण लेवा दलदल की गहराई में डूबने लगा। कितना ही काम क्यों न हो, डॉक्टरनी उसे साथ बिठाकर खिलाती। सुबह 4 अंडे, दलिया, मक्खन, डबल रोटी, गिलास भरा हिसार की भैंस का दूध, साथ में मल्टीविटामिन की 17 गोलियां। पिता के ताऊ के दामाद के यहाँ अजवाइन डले नमकीन पराठे खाने का अभ्यस्त शेखर का निरीह पेट विद्रोह कर बैठा। उसे अपच हो गया। पर डॉक्टरनी के झोले में अपच की भी तो रामबाण गोलियां रहती थीं। वह 2 ऐसी गोलियां भी खिला देती। धीरे धीरे अंडों की जर्दी गालों पर सुर्खी बनकर फैलने लगी। उदास पुतलियों की उदासी धुल गई। रही सही कसर शहर के नामी दर्जी ने पूरी कर दी। सुरुचि से छांटे और सिलाए गए कपड़ों में शेखर का व्यक्तित्व उभर आया। उसे लेकर कभी कभार डॉक्टरनी घूमने निकलती तो लोग कहते, डॉक्टरनी ने एक बड़े ही सजीले नौजवान को गोद लिया है। अब अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम लिख रही है। यहाँ तक कि आसपास के समृद्ध ग्रहों से तिलक के नीलामी डंके भी बजने लगी। पर तभी डॉक्टरनी गजब कर बैठी। वैसे तो यह संसार का नियम ही सा बन गया था कि रक्षक एक न एक दिन भक्षक बन ही जाता है। पर जिस तेजी से बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के ही डॉक्टरनी ने शेखर को वर्षों से दबाई अपनी क्षुधा का ग्रास बना लिया, उसके लिए समाज प्रस्तुत नहीं था। जैसे कसाई खस्ती बकरे को यत्न से खिला पिला एक दिन मोटी गर्दन पर छुरी फेर ही देता है, ऐसे ही शेखर की गर्दन भी मोटी होते ही नप गई। पूरे शहर में तहलका मच गया। कोई कहता, अधेड़ डॉक्टरनी की मति मारी गई है, जवान छोकरे की लुटिया ही डुबो दी। कोई शेखर को ही दोष देता, क्या कोई बच्चा था जो जलेबी खिलाकर फुसला लिया? पर शहर में एक भी घर ऐसा नहीं था जो डॉक्टरनी के एहसानों से न दबा हो। इसी से जिस तेजी से कटु आलोचना का गगनचुंबी ज्वार उठा था, उसी तेजी से उतर भी गया। अधेड़ डॉक्टरनी अब धड़ल्ले से अपने नौजवान पति को लिए घूमने लगी। अब वह सफेद बालों के बीच सीधी मांग निकालकर आध पाव सिंदूर बिखेरने लगी। पैरों में बिछुए पहन लिए। यहाँ तक कि उसने नाक छिदवाकर हीरे की एक लौंग भी डाल ली। बड़ी कठिनता से प्राप्त सौभाग्य दस्यु को वह पतिव्रता के कानून की एक एक हथकड़ी से बंदी बनाकर रखना चाह रही थी। छोकरे से पति के साथ वह सिर ढांक ढूंक कर परिचित मित्रों के अभिवादन का सलज्ज प्रत्युत्तर ही नहीं देती, अपने पति का निर्लज्ज परिचय भी दे डालती। इनसे मिलिए, मेरे पति शेखर कुमार। मिलने वालों की समझ में ही नहीं आता था कि उस अभागे को बधाई दें या सहानुभूति के शब्दों से उसका अभिषेक करें। डॉक्टरनी ने विवाह के 5वें दिन ही हनीमून की जोर शोर से तैयारी कर ली। जिन साड़ियों के शोक रंगों को उसने अपने यौवन काल में लाठी लेकर खदेड़ दिया था, वे उसकी प्रौढ़ावस्था में और भी शोखी से मचल उठे। अब वह लाल, पीली, नीली, नई चटकीली भड़कीली साड़ियां ले आई। झुर्री पड़े गालों पर अस्वाभाविक सुर्खी का प्रलेप थोप माँ के भारी भारी मगर कानों में लटका। वह देखने वालों की दृष्टि में हास्यास्पद,
किंतु अपनी दृष्टि में स्वयं अपूर्व सुंदरी दिखने लगी। लंबे हनीमून के दौरान नैनीताल, कश्मीर, शिमला, मसूरी आदि नापने के सुदीर्घ प्रवास काल में यत्न से संवारा गया बंगला किसको सौंपा जाए, यह मुख्य समस्या थी। इसी समय छप्पर फाड़कर राम मंडली टपक पड़ी। के अपने विवाहोल्लास की वारुणी के मद में चूर थी। पहले कोई किराए पर बंगला उठाने का प्रसंग उठाता तो वह चांटा कस देती, पर अब उसने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। सामान्य से किराए पर ही आधा बंगला उठ गया। देखने में साक्षात डाकिनी शाकिनी सी 5 विधवाओं को प्रतिवेशिनी बनाने में भला आपत्ति ही क्या हो सकती थी। कोई सुंदरी षोडशी होती तो शायद वह 2 घड़ी सोचती भी। तब से राम मंडली वहीं जमी थी। यही नहीं, सबसे बड़ी हेड रामनी से तो के का बहनापा भी था। वही पांचों में सबसे अधिक रसिक स्वभाव की थी। के हनीमून से लौटी तो उसकी रसपूर्ण यात्रा का विवरण सुनने में हेड रामनी को अपनी बद्री केदार की यात्रा से भी अधिक आनंद आता। पर इधर जब से किशोरी आई, वह जानबूझकर ही अपनी सखी के पास नहीं गई थी। किशोरी उसकी मृत छोटी बहन की पुत्री थी और भाग्य शत्रु ने अचानक किसी हथगोले की ही भांति उसे हेड रामनी पर फेंक दिया था। के का ईर्ष्यालु स्वभाव उससे किशोरी के आगमन की 20 कैफियतें मांगेगा। उसे बोर्डिंग में डाल देगी तब के से कहेगी। किशोरी को तो वह बाहर झांकने भी नहीं देती थी, पर किशोरी क्या बिना झाके मान जाती। चौथे दिन पांचों मौसियां संगम को गईं और के को अस्पताल पहुंचा। शेखर पुस्तक ले आंगन में बैठा ही था कि उसने फिर पूछा, क्यों माताजी चली गईं? शेखर जैसे पहले से ही तत्पर बैठा था। फिर कैसी ही तन्वी क्यों ना हो, 4 दिन के निरंतर बोझ से नीम की डाल कुछ झुक आई थी। 2-3 दिन धानी नीली साड़ी के भ्रामक रंग पत्रों के बीच किशोरी की काया को धूमिल बना बचा लेते थे। आज की लाल जयपुरी चूनर हरी घास में चमक उठी। फिर शब्द भेदी बाण का स्वर भी कुछ कांप गया। शेखर ने लपक कर डाल पकड़ ऐसे हिलाई जैसे पके फल गिरा रहा हो। टप से टपके आम सी ही किशोरी टपक पड़ी। क्षण भर को भी पकड़ने वाला चूकता तो हाथ पैर चूरमार हो जाते। शेखर ने किसी रिफ्लेक्स एक्शन की ही प्रेरणा से उसे संभाल लिया। नित्य अधेड़ थुलथुली काया को थामने की अभ्यस्त पुष्ट आजानुभुजाएं थरथरा गईं। सहम कर उसने छटपटाती किशोरी को जमीन पर छोड़ दिया। शेखर अचानक घबरा गया। क्षमा कीजिएगा, उसके ललाट पर पसीना झलक उठा। मुझे पता नहीं था कि आप उस डाल पर हैं। पर वह मुखरा उर्वशी बड़ी धृष्टता से मुस्कुराई। ओह, आपने क्या सोचा था कि उस डाल को हिलाने पर आपकी दादी नीचे गिरेगी? शेखर का चेहरा अपमान से लाल हो उठा। वह तो आपका भाग्य अच्छा था, नहीं तो नीम की डाल हिलाने पर फल थोड़े ही ना गिरता। उफ, कोहनी छिल गई। उसने जानबूझकर अपनी सुडौल कोहनी सहलाई, पर उसका प्रदर्शन व्यर्थ गया। प्रौढ़ा पत्नी के लंबे सहवास ने शेखर को समय से पूर्व ही बुजुर्ग बना दिया था। अब आप जाइए, मुझे अस्पताल जाना है, उसने आंखें नीचे किए बड़े नम्र स्वर में कहा। ओह, अपनी के को लाने? वह फिर हंसी। अच्छा बतलाइए तो, आज आपकी के ने कुल जमा 10 ही चपातियां क्यों खाई? और दिन तो 15 खाती थी। बेचारी, मैं रात को भी रोशनदान से देखती रहूंगी। ठीक से खिलाइएगा, आखिर उसी खूंटे के बल तो आप नाचते हैं। शेखर के गौर मुखमंडल पर एक बार फिर कर्णचुंबी ललाई खिंच गई। आपने तो डाल हिलाकर पके फल सा गिरा दिया, अब चढ़ूं कैसे? उसने भोलेपन से पूछा और पहली बार दोनों की आंखें मिली। शेखर के सर्वांग को सौंदर्य शिखा के उस दहकते अंगारे ने दाग दिया। चलिए, सामने का गेट खुला है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। वाह जी वाह, क्या जरूरी है कि आपका गेट खुला है तो हमारा भी खुला होगा? हमारी मौसी हमें ताले में बंद करके जाती हैं। कहती हैं अति रूप से ही सीता का हरण हुआ था।
मैं तो कहूँगी आपकी के की भी यही सरासर नादानी है। आपको ताले में बंद ना रखना उसकी मूर्खता है। लीजिए, सहारा दें तो मैं चट से डाल पकड़ लूं। शेखर ने उस उद्दंड बालिका का आदेश गुमसुम होकर सुना, फिर चुपचाप भीतर से एक स्टूल लाकर धर दिया। धन्यवाद। उसने साड़ी को कुछ ऊंचा किया, सुडौल अरुण एड़ियां स्टूल पर उचकी और वह कूदकर उड़नछू हो गई। माताजी से प्रणाम कहिएगा। और फिर एक बचकानी खिलखिलाहट छनछना कर कहीं खो गई। शेखर कुछ देर तक बुत सा खड़ा ही था कि धड़धड़ाती हुई के आ गई। यह क्या शेखर, सो गए क्या? कई बार फोन किया, घंटी खुनखुनाती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस से आना पड़ा। के बुरी तरह हाँफ रही थी। सॉरी के, मैं यहाँ बैठा पढ़ता ही रहा। कुछ है खाने को? आंतें गुलगुला रही हैं। अभी अभी एक सड़ी बच्चेदानी ऑपरेशन कर निकाल आई हूँ। जी मिचला रहा है। शेखर की उंगलियों में अभी भी किशोरी की यौवन प्रस्फुटित देह वल्लरी का स्पर्श ताजा बसा था। उसने ऐसे अनाड़ी खूनी की भांति अंगुलियों को पैंट की जेब में छिपा लिया जैसे खूंखार थानेदार को देखकर वह ताजे रक्त का एक एक छींटा मिटा देना चाहता है। नाश्ता लगते ही के भूखी शेरनी से टूट पड़ी। कचाकच भकाभक पकौड़ियाँ, मेवे और केक हड़प कर वह एक पका सेव लेकर सोफे पर लद्द से बैठ गई। दोनों पैर नीचे लटका कर बोली, जूता खोल दो प्लीज डार्लिंग। शेखर की आंखें बरबस ऊपर की ओर उठ गईं। रोशनदान पर किसी की स्पष्ट छाया उभरी। बड़ी विवशता से वह पत्नी के जूते खोलने झुका। नित्य के अभ्यास को एक ही झटके में नहीं तोड़ा जा सकता था। कल मुझे गोरखपुर जाना है शेखर, वह बोली। एक तगड़ी रईस मुर्गी फंसी है। रायजादा साहब की बहू की डिलीवरी के लिए बुलावा आया है। लड़का हो गया इस बार तो अशर्फियां ही बरसेंगी। पिछली बार ट्यूबल प्रेगनेंसी थी। मुझे जाना भी चाहिए। पिछले 7 साल से बेचारी गोरखपुरी लाल मिर्चों का लाजवाब अचार खिला रही है। वैसे तुम्हें भी साथ लाने का बहुत आग्रह किया है, पर उनकी छोटी लड़की इज डैम गुड लुकिंग। आई कांट दैट अ रिस्क। वह प्रायः ही अपने युवा पति से ऐसी मनचली रसिकता कर बैठती थी। मुझे पढ़ना भी है, शेखर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ हाँ, इस बार तो तुम्हें थीसिस सबमिट करनी ही है। सोचती हूँ कल तड़के ही कार लेकर चल दूँ। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही के निकल गई। उधर राम मंडली भी किसी पेड़ पर लटके 200 वर्ष के बाबा जी के दर्शन करने चली गई थी। आश्वस्त होकर शेखर ने बत्ती बुझाई और सो गया। पहले भाग की कहानी बस यहीं तक। शेखर और उसकी पत्नी के जीवन में आगे क्या हुआ, जानने के लिए इसका दूसरा भाग जरूर सुनिए। नमस्कार।